फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अधर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी लिसिडस जो इनकी पेस्टोरल एलिजी है उस पर डिस्कस करेंगे। ये जो है लिसिडस, ये कल मैंने अपलोड कर दिया था, बट फ्रेंड्स इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी अच्छे ढंग से न होने की वजह से आज मैं फिर से इसको अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। इसके पहले की जो वीडियो है वो जॉन मिल्टन की बायोग्राफी की है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि बायोग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी राइटर की हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट देख लेते हैं लिसिडस की, फिर समरी की तरफ चलते हैं, है ना। लिसिडस, जॉन मिल्टन। मिल्टन एलिजी लिसिडस इज ऑल्सो नोन एज मोनेडी। ठीक है, मिल्टन की जो एलिजी लिसिडस है वह मोनेडी भी जानी जाती है। अब मोनेडी क्या होता है? व्हाट इज मोनेडी? अ पोयम इन विच वन पर्सन लेमेंट्स अनदर डेथ, है ना। एक पर्सन जो दूसरे की डेथ पे बिलाप करता है, शोक करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनेडी कहते हैं, है ना। तो लिसिडस क्या है? एक मोनेडी पोएम भी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ पेस्टोरल एलिजी रिटेन इन 1637 टू लेमेंट द एक्सीडेंटल डेथ बाय जॉन ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग। ये देखिए, ये मिल्टन साहब के फ्रेंड हैं एडवर्ड किंग। इसी पर, इन्हीं की डेथ पर मिल्टन ने लिसिडस को लिखा है। आप इस बात को याद रखेंगे, है ना। तो ये एक पेस्टोरल एलिजी है और 1637 में ये लिखा गया था। एडवर्ड किंग की डेथ हो जाती है, आयरस सी में डूबने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो मिल्टन जो है इनकी डेथ पर लिसिडस को लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिसिडस इज Lycidas is a poem by John Milton written in 1637 as a pastoral elegy। ठीक है, ये जो लिसिडस है मिल्टन के द्वारा लिखी गई है 1637 में। यह एक पेस्टोरल एलिजी है। एंड इसकी जो लाइन है, इस पोएम लिसिडस की जो लाइन है, लाइन की लेंथ है वो 193 है। इज इरेगुलरली राइम्ड में है। ठीक है, many of other poems in the compilation are in Greek and Latin, but Lycidas is one of the poem written in English। जो many of the other poems है फ्रेंड्स वो ग्रीक एंड लैटिन में है, बट जो लिसिडस है वह इंग्लिश में लिखी एक पोएम है। अब इसकी हम समरी को देख लेते हैं। देखिए, मैंने समरी इस वजह से लिया है कि समरी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। इसका टेस्ट भी हम पढ़ेंगे क्योंकि समरी पढ़ने से काफ़ी जो है आपको जल्दी नॉलेज हो जाता है और जो है कि आपको जल्दी समझ में भी आ जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लिसिडस इज वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल पोएम्स रिटेन एज अ पेस्टोरल एलिजी इन 1637, है ना। लिसिडस एक मोस्ट रिमार्केबल पोएम्स है जो एक पेस्टोरल एलिजी में लिखा है 1637 में, एंड इज लॉस्ट ऑफ हिज हॉर्टन पोएम्स, है ना। तो हॉर्टन्स जो है, ये जो हॉर्टन्स वर्ड है ये जो है कि जगह है, तो यहाँ पे मिल्टन ने कई सारी कविताओं को लिखा था। तो लिसिडस यहाँ की लॉस्ट पोएम है। A college friend, Edward King, had been drowned in the Irish Sea। उनके जो अभी मैंने पहले आपको बताया था, मैंने बायोग्राफी में भी आपको बताया है, जो मिल्टन की बायोग्राफी है मैंने उसमें भी बताया है कि एडवर्ड किंग की डेथ हो जाती है आयरिश सी में डूबने की वजह से, और ये इनके कॉलेज के फ्रेंड रहते हैं। एंड मिल्टन फॉलोइंग द पोएटिक कस्टम of the age depicts both himself and his friend in the guise of shepherds leading the pastoral life। ये जो मिल्टन है, मिल्टन फॉलोइंग द पोएटिक कस्टम ऑफ द एज, है ना। तो जो काव्य रिवाज है, जो पोएटिक कस्टम है, जो काव्य रिवाज है उसका पालन करते हैं। डिपिक्ट बोथ
हिमसेल्फ यानी मिल्टन स्वयं को हिज फ्रेंड अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग को, जो दोनों के जीवन को सिफर्ड करते हैं यानी कि जो चरवाहों के जीवन से क्या करते हैं, चित्रित करते हैं, मतलब देहाती जीवन से उसको जो है कि चित्रित करते हैं। द पोएम कैन बी कन्वीनियंटली डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। ये जो पोएम है इसको आप, ये जो पोएम है इसको बड़ी आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं 6 सेक्शन में, है ना। ये जो प्रोलॉग है 4 मेन पार्ट्स हैं। प्रोलॉग का मतलब इंट्रोडक्शन, जो प्रस्तावना के रूप में आप इसका जो 4 मेन पार्ट्स है उसको प्रस्तावना के रूप में रख सकते हैं। एंड इपिलॉग इसका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, लास्ट में आप उसको रख सकते हैं। तो इन द प्रोलॉग लाइन्स 124, 1 से 24 जो लाइन है वो प्रस्तावना की है। तो इसमें जो मिल्टन साहब इन बातों को रखते हैं कि वह एक कविता लिखने जा रहे हैं, वो देवी को आवाहन कर रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं कविता को अच्छे से लिखूं। और जो इसमें ये जो एलसी है, इसमें जो पोएट की जो कवि है उनके जो कड़वे अनुभव हैं, उनके जो दुख की यादें हैं, जो उनकी सैड मेमोरीज हैं, वो एक उत्पादन है कि जो लिसिटस की असामयिक मृत्यु पर इसको लिखते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज एंड पॉइंट्स आउट द इंटेंशन ऑफ राइटिंग द पोएम। ठीक है, मिल्टन इन्वोक्स करें, म्यूज मतलब कि देवी को आवाहन कर रहे हैं कि वह एक कविता को लिखने जा रहे हैं, वह उन्हें शक्ति दें। दिस एलजी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोइट्स बिटर मतलब कड़वे एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभवों को, एंड सैड मेमोरीज जो उनकी सैड मेमोरीज यानी उनकी जो दुख की यादें हैं। प्रेसिसली द मेमोरी इज अनटाइमली डेथ ऑफ लिसिटस, है ना। वो इस बात को कह रहे हैं कि जो शोक गीत है, जो एलसी है, जो कवि के बीटर उनके कड़वे अनुभवों और जो उनकी सैड मेमोरीज है, दुख की जो उनकी यादें हैं, वो क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक उत्पादन है। और जो लिसिटस की स्मृति की असामयिक मृत्यु है, वह इस पोएम को लिखने जा रहे हैं। अब सेकेंड सेक्शन को देखते हैं कि इसमें क्या है। यस, इन द सेकेंड सेक्शन की लाइन है 25 से 84 तक। तो इस लाइन में सेकेंड सेक्शन में मिल्टन जो है अपने और अपने फ्रेंड्स एडवर्ड किंग दोनों के जीवन का वर्णन करते हैं कि वो लोग कैम्ब्रिज में कैसे रहते थे, कैसे जल्दी पढ़ाई करते थे, रात में कब तक पढ़ाई करते थे, सोते थे, बीच बीच में वो मनोरंजन भी लेते थे। फिर इस बात को वो स्वीकार करते हैं कि क्या वो लिसिटस तो मर गया है, मैं उन सब बातों को क्यों याद कर रहा हूँ, वो सब तो चेंज हो गया है, बदल गया है। तो आइए इस बात को देखते हैं कि मिल्टन साहब क्या कहते हैं। इन द सेकेंड सेक्शन लाइन्स 25-84, जो सेकेंड सेक्शन की लाइन है 25 से 84 तक है। He describes the type of the life Lycidas and the poet had at Cambridge. He describes वह वर्णन करते हैं लाइफ जीवन के बारे में लिसिडस के और द पोएट मतलब मिल्टन। लिसिडस यहाँ पे एडवर्ड किंग है जो मिल्टन के फ्रेंड की बात हो रही है, और पोएट मिल्टन है। तो वो कैम्ब्रिज में कैसे उनका जीवन था उस पे वो वर्णन कर रहे हैं। द डिस्क्रिप्शंस आर इन पेस्टोरल इमेजरी, ठीक है, जो विवरण है वो पेस्टोरल इमेजरी है, यानी कि जो देहाती इमेजरी है। दे टुगेदर लिसिडस एंड मिल्टन बिगेन देयर स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। दोनों लिसिडस जो उनके फ्रेंड हैं एडवर्ड किंग एंड मिल्टन बिगेन आरंभ में स्टडी करते थे, मॉर्निंग में मतलब कि जल्दी वो पढ़ाई करते थे। कंटिन्यू थ्रू आउट द डे लेट इनटू द नाइट, वो कंटिन्यू जो है कि दिन में और रात में भी अपनी पढ़ाई को किया करते थे। और बीच बीच में देयर वर इनोसेंट रिक्रेशंस, और बीच बीच में वो क्या करते थे, मनोरंजन भी लिया करते थे। बट नाउ डेट लिसिडस वॉज डेड। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि बट लेकिन नाउ अब
लिसिडस क्या है, मर गया है। अ ग्रेट चेंज, एक महान चेंज हो गया है। हैव ए चेंज हैड टेकन प्लेस, काफी चेंज हो गया है। मिल्टन लिमिट्स द डेथ लिसिडस इन द मैनर ऑफ ट्रेडिशनल इलेजियस पोएट, है ना। तो मिल्टन यहाँ जो है कि ट्रेडिशनल इलेजियस जो पोएट की तरह अपने फ्रेंड यानी लिसिडस की डेथ पर शोक को व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि उन पे क्या कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। अब ये भी सेकेंड सेक्शन की ही लाइन है, ये जो है ये सेकेंड सेक्शन की ही लाइन है। इसमें जॉन मिल्टन फ्रेंड्स इस बात को बताते हैं, नेचर के बारे में बताते हैं, जो आपके जीवन का जो मीनिंग है, जो जीवन का अर्थ है, जो डेथ है, आपकी जो फेट है, जो फेम है, उसके बारे में बताते हैं। और वो इस बात को कहते हैं कि आदमी कितना परिश्रम करता है ना, सारे सुखों को छोड़ करके वो परिश्रम को करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब वो उसके मेहनत का फल मिलने वाला होता है तो भाग्य उसके साथ क्या करती है, हस्तक्षेप करती है, और डेथ जो मृत्यु आती है उसको अपने साथ समेट कर लेके चली जाती है। तो आइए इस बात को देखते हैं। दिस लीड्स टू रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड ऑफ फेथ एंड फेम, है ना। ये जो मिल्टन है वो नेचर पे, जीवन का जो अर्थ है, जो मृत्यु है, ठीक है, भाग्य है, जो प्रसिद्ध है, वो प्रतिबिंब, उसके प्रतिबिंब की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि इन लोगों की तरफ ले जा रहे हैं, इन लोगों पे बात कर रहे हैं। Why should one abandoning all pleasures live a life of strenuous discipline and cultivate the muse? अब देखिए क्या कर रहे हैं कि मनुष्य जो है सभी सुखों को त्याग कर कठोर अनुशासन का जीवन क्यों जीना चाहिए। मिल्टन कह रहे हैं कि मनुष्य को सभी सुखों को त्याग कर कठोर अनुशासन का जीवन क्यों जीना चाहिए, यानी कि तपस्या क्यों करना चाहिए। फेम द लास्ट इनफेर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, और कह रहे कि ये जो उदार मन की क्या है, अंतिम दुर्बलता है। इज द रिवॉर्ड ऑफ लिविंग लेबोरियस डे, वो परिश्रम करता है, वो जो है कि बहुत दिन रात मेहनत करता है अच्छा जीवन जीने के लिए। बट एज वन इज अबाउट द ऑफ्टेन हिज रिवॉर्ड ऑफ फेम। अब देखिए अभी फेम के बारे में क्या कहते हैं कि जैसे ही प्रसिद्धि का इनाम पाने वाले होते हैं, यानी कि जैसे ही आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, आपने जो काम किया है उसका जो इनाम आपको जब मिलने वाला होता है, तो देन फेट, जो फेट है, इंटरविनेस, वो क्या करती है, आपके साथ हस्तक्षेप करती है। एंड ही डाइज, और क्या करती है, मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। इन द प्रेकेरियसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ लीज द ट्रेजिक आयरनी, ठीक है। और वो इस बात को कह रहे हैं कि मानव जीवन की जो अनिश्चितता में दुखद विडंबना निहित है, यानी कि कहने का क्या सेंस है, वो इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पे ट्रेजिक आयरनी है, इस बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ट्रेजिक आयरनी के रूप में क्या कहना चाह रहे हैं कि मौत तो जीवन का इटर्नल ट्रुथ है, मौत तो अच्छी बुरी दोनों को आना है। ये नहीं कि जो बहुत अच्छा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपने सारे सुखों को, संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दे रहे हो एक कविता लिखने में, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जब आप मरने वाले हो या आप मर जा रहे हो तो वो क्रिटिक्स के द्वारा या बुरे लोगों के द्वारा निंदा करके आपकी कविता को हटा दिया जाएगा। तो आपको क्या है इस जीवन जीने से क्या मतलब है कि जब आदमी कठिन परिश्रम कर रहा है, सारे सुखों को त्याग दे रहा है, तो मरने के बाद क्या होगा, तो उसकी क्या गारंटी है। तो जो ट्रेजिक आयरनी है उसमें ये इस बात को कह रहे हैं कि मौत तो जीवन का इंटरनल ट्रुथ है, मौत तो अच्छे बुरे दोनों को आएगी। तो लास्ट में कवि इस बात को कहता है कि क्या हुआ, लिसिडस मर गया, तो ये ट्रेजिक आयरनी है।
फिर इस बात को मिल्टन जो है कि बट मिल्टन रिजेक्ट्स प्योर earthly reputations as the truth reward of life। बट लेकिन मिल्टन जो है रिजेक्ट करते हैं, किस बात को करते हैं कि जीवन के जो सच्चे प्रतिफल होते हैं, जो आपको जीवन के सच्चे प्रतिफल के रूप में शुद्ध जो आपको प्रतिष्ठा होती है वो उसको स्वीकार करते हैं, वो उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि डिवाइन जो जजमेंट होता है तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। एंड थर्ड सेक्शन में यहाँ पे जो है कि मिल्टन साहब, थोड़े से इसको देख लेते हैं। ये जो थर्ड सेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें जो है कि इनके जो फ्रेंड रहते हैं एडवर्ड किंग, उनका क्या होता है, एक जुलूस निकलता है बिलाप का, है ना, तो उस पे बात को वर्णन करते हैं। मिल्टन फिर उसी बात पे वापस आते हैं। थर्ड सेक्शन में देखते हैं कि ये 164 से 184 लाइन है, इसमें है commences with the poet's return to the heavy pastoral image। फिर कभी वापस आता है pastoral image की तरफ, and he indulges himself in the description of a procession of men lamenting the death of his friend। ठीक है, कभी जो है फिर वापस आता है उन्हीं सब बातों पे, वो अपने फ्रेंड यानी कि उनके जो फ्रेंड की डेथ हो जाती है उस पर विलाप करने वालों का क्या करते हैं, जुलूस एक निकालते हैं और वो उस जुलूस का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं क्या वर्णन करते हैं, यहाँ से थोड़ा कर देंगे आपको समझ में आएगा। यस, देखते हैं। प्रोसेसन इज लेड बाय ट्राइटोन के द्वारा ये जो जुलूस निकाला जाता है, ठीक है, उनके फ्रेंड की डेथ पे एक जुलूस निकलता है, एक विलाप करते हुए लोगों का एक जुलूस निकलता है। तो जब उसका मिल्टन साहब वर्णन करते हैं तो इसका कहने का क्या मतलब है कि मिल्टन साहब ट्राइटन से कहते हैं, और ट्राइटन कौन है इसको सबसे पहले जान लीजिए। ट्राइटन समुद्र के रखवाले हैं। तो ट्राइटन से मिल्टन कहते हैं कि जब मेरा दोस्त आयरिस में डूब रहा था तब आप कहाँ थे, तब आप उसको बचा नहीं सकते थे, आज आप उसका जुलूस निकालने आए हैं। तब इस पे ट्राइटन उनको कहते हैं कि ये तो नियति का खेल है, मृत्यु तो सबको आना है। तो हेरोल्ड ऑफ सी एंड द लास्ट टू कम इज सेंट पैट द पैलेट ऑफ द गैरलीन लेक। Milton gives us an image of burning denunciations of contemporary clerk and sad reality of Protestant church in England throughout Saint Peter। ठीक है, मिल्टन हमें सेंट पीटर के माध्यम से, सेंट पीटर के माध्यम से जो है समकालीन जो पादरियों थे और इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट चर्च की दुखद जो वास्तविकता की एक ज्वलंत निंदा पर छवि देते हैं मिल्टन साहब। उस समय क्या था कि मिल्टन तो प्यूरिटन थे, वो वाह आडंबरों का क्या था, साथ नहीं देते थे, है ना, क्योंकि मिल्टन क्या थे, एक प्यूरिटन थे। उस समय जो पाखंडी लोग थे उनको चर्च में क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। इंग्लैंड का जो उस समय की स्थिति बड़ी खराब थी। इंग्लैंड का जो चर्च था वो गरीबों पे बहुत ही अत्याचार कर रहा था। वहाँ का राजा बहुत भ्रष्ट होता था, वो भले भी आदमी कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, अय्याश टाइप का हो, लेकिन उसको चर्च का क्या कर दिया जाता था, उसको राजा बना दिया जाता था। तो मिल्टन साहब उस पर एक निंदा कर रहे हैं। द फोर्थ सेक्शन लाइन 132-164, 132 से 164 लाइन है फोर्थ सेक्शन में। तो आइए इसको देखते हैं। इन द सेक्शन वेयर द पोएट डिस्क्राइब्स द फ्लोरेट्स of 1,000 whose cost of herds of Lycidas as an escape from intolerable reality into lovely world of make-believe।
अब ये जो फोर्थ सेक्शन है इसमें पोएट्स डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है कि जो लिसिटस है उसके जो उसके जो हार्ट्स हैं उसके, यानी कि उसको क्या एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है, यानी कि उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, उसके ऊपर फूल रखे जा रहे हैं। वह इस बात को असहनीय वास्तविकता विश्वास कर लेते हैं कि वह एक सुंदर दुनिया में है, उनका जो फ्रेंड लिसिटस है। फिफ्थ सेक्शन में देखते हैं लाइन 164 है 184 164 ये फिफ्थ सेक्शन है, ठीक है। इज इन्वेस्टेड इन एक्सप्रेशन द पोएट्स बिलीव इन इमॉर्टेलिटी। ये जो फिफ्थ सेक्शन में है ये कवि जो इमॉर्टेलिटी के कवि को व्यक्त करते हैं, है ना, उसके जो निवेशित हैं उस पर व्यक्त करते हैं। ग्रीफ, सारो एंड पेन और ऑल टेम्पररी इन लाइफ। क्या कह रहे हैं, जो ग्रीफ है, सारो है, पेन है, वो ऑल टेम्पररी है, वह क्या है, अस्थाई है ये सब। ऐसा नहीं कहा जाता है कि जैसे कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हंसना है, कभी रोना है, इसी का नाम क्या है, जिंदगी है। तो ये सब क्या है, ये टेम्पररी है। अगर आपके पास दुख बहुत दिन तक नहीं रहता है या दुख बहुत दिन तक आपके पास रहता है तो सुख भी आपके पास बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है, वो भी एक दिन आपसे दूर ही होगा। तो जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आता है। अगर दुख की घड़ी लंबी होती है तो सुख की भी घड़ी बहुत पास नहीं होती है, उसकी भी जो है कि बहुत कम समय होता है। तो विच नीड्स टू बी ड्राइवन अवे, है ना, उसको क्या करना है, उसको दूर ले जाना है। तो फ्रेंड्स इज डेथ ही हैज एराइजन फ्रॉम द डेथ। क्या कहें कि उनका फ्रेंड क्या है, मर गया है, वो मर करके भी जिंदा है। थ्रू द डियर माइट ऑफ हिम डेड वॉक्ड द वेज। उनका जो डियर फ्रेंड्स है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लहरों पे चल रहा है। एंड नाउ दिस फ्रेंड्स इज इन हेवन एंड देयरफॉर देयर इज नो रीजन टू क्राई। और वो इस बात को मान रहे हैं कि उनका दोस्त कहाँ पे है, हेवन में है, स्वर्ग में है। तो देयरफॉर जो है कि देयर इज नो रीजन टू क्राई, रोने का कोई कारण ही नहीं है, रोने की कोई बात ही नहीं है। उनका फ्रेंड क्या है, हेवन में है, स्वर्ग में है, आराम से है। एज इज इन पीस, वह शांत है। ही इज बीइंग इंटरटेन्ड बाय द सेंट इन द स्वीट सोसाइटी, वहाँ की जो सोसाइटी क्या है वो बहुत ही अच्छी है। डेड सिंगिंग आई देयर ग्लोरी मूव, और जो है कि वह बहुत ही अच्छे से है। इसका जो कंक्लूजन है, इसको कंक्लूजन जो इसका निष्कर्ष है, एपिलॉग, उसको देख लेते हैं। लाइन 185 से 193 यानी 185 से 193 brings us back to the portal image again and refers indirectly to the Greek pastoral poets. The conclusion points to a naive determination both to face life hopefully and to rise up to greater पोएटिक अचीवमेंट। इसका जो कंक्लूजन है इसमें लास्ट में ये कह रहे हैं मिल्टन, ये दोनों की बोथ टू फेस लाइफ होपफुल, दोनों के यानी जीवन के जो उम्मीद के समान के लिए, ठीक है, जो जीवन की उम्मीद है वो समान करने के लिए और अधिक पोएटिक उपलब्धियों पर उठने के लिए एक नए दृढ़ संकल्प की ओर इशारा करते हैं, है ना। तो आई होप फ्रेंड्स लिस्टर्स आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं वो जो भी पोएम होगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।